हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और अपना तैयारी कर रहे होंगे। देखिए, आज के वीडियो में हम लोग 2025 में मैट्रिक की परीक्षा में जितने भी प्रश्न आए हुए हैं उसको हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग 5 ही क्वेश्चन देखेंगे, फिर इसके अगले वीडियो में हम लोग 5 क्वेश्चन देखेंगे। इस तरीके से 5-5 क्वेश्चन हम लोग देखते जाएंगे। ठीक ना। कैसे क्वेश्चन बनाया जाएगा, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन के अंतर्गत कौन कौन से फॉर्मूला है, ये सभी चीज़ों को एक एक करके आप लोग देखिए, समझिए और अपने परीक्षा के लिए बिल्कुल रेडी हो जाइए। 2026 में परीक्षा देने वाले जितने भी विद्यार्थी हैं, जितने भी मेरे बच्चे हैं, उन लोगों से अनुरोध है कि कृपया करके आप लोग जो है पूरे मन लगाकर तैयारी कीजिए और क्वेश्चन बैंक, चाहे उसको कह सकते हैं कि प्रीवियस ईयर का जितने भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, सभी विषयों की तैयारी एकदम प्रॉपर टाइम में कीजिए। ठीक है ना, ताकि सभी विषयों से ही हम लोग को अंक प्राप्त होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का यह पहला सवाल है। यह सवाल है निर्देशांक ज्यामिति से और विभाजन सूत्र का प्रयोग करके हम लोग इस सवाल को बनाने वाले हैं। ठीक है, सवाल कर रहा है उस बिंदु के निशान ज्ञात करें जो बिंदुओं -1 7 और 4 - 3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। यानी यह विभाजन सूत्र से बनने वाला सवाल है। देखिए, सवाल बहुत ही सिंपल है और इसको बनाना बिल्कुल आसान है। ठीक है, पहला बिंदु दिया गया है -1 7, तो लिखेंगे दिया गया बिंदु, दिया गया बिंदु में, ठीक है, दिया गया बिंदु -1, 7 और है 4, -3। ठीक है, पहला बिंदु से हम लोग x1 y1 का मान निकाल लेते हैं। तो x1 का मान हो गया -1, y1 का मान हो गया 7। क्लियर। और दूसरे बिंदु से हम लोग x2 और y2 का मान निकाल लेते हैं। तो x2 का मान हो गया 4 और y2 का मान हो गया -3। क्लियर। अब क्या करता है कि दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखाखंड जो है वह 2:3 के अनुपात में अंतर्विभाजित होती है। तो अनुपात यहाँ पे लिख लेंगे। अनुपात क्या है? अनुपात है यहाँ पर 2:3। ठीक है, यानी 2/3। यह m1 अनुपात m2 के फॉर्म में आ गया, इसलिए m1 का वैल्यू यहाँ पे 2 मान लेंगे और m2 का वैल्यू यहाँ पे 3 मान लेंगे। अब विभाजन सूत्र अप्लाई करेंगे। तो विभाजन सूत्र कहता क्या है, ध्यान से देखिएगा। विभाजन सूत्र से, ठीक है, यह सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह बात हम लोग याद रखेंगे। क्लियर। विभाजन सूत्र कहता क्या है, विभाजन सूत्र के प्रयोग से इस सवाल को हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे। विभाजन सूत्र में x का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 का प्रयोग करेंगे। क्लियर। अब m1 का वैल्यू ध्यान से देखिए, m1 का वैल्यू 2 है, 2 गुना में x2 का वैल्यू यहाँ पे 4 है, फिर प्लस में m2 का वैल्यू 3 है और गुना में x1 का वैल्यू कितना है, -1 है, बटा में m1 का वैल्यू 2 प्लस m2 का वैल्यू 3। अब इसको सॉल्व कीजिए। 4 दूनी 8 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, बटा में 5 हो जाएगा। 8 में से घटाएंगे 3, 5 बटा 5 कट करके हो जाएगा कितना, 1। x का वैल्यू 1 आ गया, याद रखेंगे। अब y का वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, बस m1 m2 अपने जगह पर रहेगा, केवल y2 और y1 x2 और x1 के बदले में लिख देंगे। m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। क्लियर। अब देखिए m1 का वैल्यू कितना है, 2 है, गुना में y2 का वैल्यू कितना है, -3 है, प्लस में m2 का वैल्यू कितना है, 3 है, गुना में y1 का वैल्यू कितना है, 7 है, बटा में लिखिए कितना, m1 प्लस m2 नहीं, m1 का वैल्यू 2 प्लस 3 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए 2 3 6 -6 प्लस 7 का 21 बटा में 5, 21 में से 6 घटेगा तो हो जाएगा 15
और बटा में हो जाएगा 5 यानी 3। तो उस बिंदु का निर्देशांक यहाँ पे लिख लेंगे, बिंदु का निर्देशांक कितना है बोलिए। बिंदु का निर्देशांक जो है वो कितना होगा। निर्देशांक हो जाएगा, x वाला पहले रखते हैं 1 और y वाला बाद में रखते हैं 3, 1 3 हो जाएगा। इसमें कुछ स्टेटमेंट भी लगेंगे, जैसे कि स्टेटमेंट हम लोग लिख सकते हैं कि माना कि बिंदु x y बिंदुओं -1 7 और 4 -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में अंतर विभाजित करता है। ये स्टेटमेंट यहाँ पर लिख करके तब बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए मान के चलिए कि ये एक त्रिभुज है और ये त्रिभुज के 3 शीर्षों के निर्देशांक दिए गए हैं। यह शीर्ष ए है, शीर्ष बी है, शीर्ष सी है। शीर्ष ए का निर्देशांक है -5 -1, शीर्ष बी का निर्देशांक है आपका 3 -5 और शीर्ष सी का निर्देशांक है आपका 5 2। ठीक है, तो ये त्रिभुज ABC को मान लीजिए, माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसके शीर्ष ए का निर्देशांक, इसके शीर्ष ए का निर्देशांक जो है बच्चों, ए का निर्देशांक है -5 -1, यानी x1 का वैल्यू -5 कर लेंगे और y1 का वैल्यू -1 कर लेंगे। ठीक है, शीर्ष बी का निर्देशांक देखिएगा, शीर्ष बी का निर्देशांक ध्यानपूर्वक बच्चों देखिए, शीर्ष बी का निर्देशांक जो है वह मान लेंगे क्या बोलिए 3, -5। इस बिंदु को हम लोग x2 और y2 के रूप में डिनोट कर देंगे। तो x2 का वैल्यू 3 हो गया और y2 का वैल्यू कितना हो गया -5 हो गया। और शीर्ष सी का निर्देशांक, ध्यान दीजिएगा बच्चों, शीर्ष सी का निर्देशांक जो है मेरे प्यारे बच्चों वह दिया हुआ है 5 2। कितना दिया हुआ है, वह दिया हुआ है 5, 2। तो इसको x3 और y3 मान लेंगे, x3 का वैल्यू 5 और y3 का वैल्यू कितना हो गया 2। अब ये त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालना है, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग जो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है उसका प्रयोग करेंगे। 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, इस फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। अब मान रखिए x1 x2 x3 y1 y2 y3 का मान जहाँ जहाँ है वहाँ पे रखना होगा। 1/2 इंटू x1 का वैल्यू -5 है इंटू y2 का वैल्यू भी -5 है। ठीक है, माइनस y3 का वैल्यू 2 है प्लस x2 का वैल्यू 3 है, y3 का वैल्यू 2 है माइनस y1 का वैल्यू -1 है, प्लस में x3 का वैल्यू 5 है इंटू y1 का वैल्यू -1 है, माइनस में y2 का वैल्यू -5 है। यह बात याद रखेंगे। अब इसको सॉल्व करें। ठीक है, 1/2 इंटू -5 और -2 -7 होता है, -7 से गुना करेंगे -5 में तो 35, 7 बचे 35 हो जाएगा। प्लस में 2 माइनस प्लस 1, 2 1 3 3 3 9 हो जाएगा प्लस में। अब ध्यान दीजिए ये माइनस प्लस हो जाएगा 5 में से 1 घटेगा, कितना होता है 4 होता है ना, 4 5 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए 35 जोड़ 9 कितना 44, 44 और 20 कितना होता है 64, 1/2 गुना 64 वर्ग इकाई होगा। और 2 से भाग करेंगे 64 वर्ग इकाई में तो हो जाएगा 32 वर्ग इकाई। 32 वर्ग इकाई इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए इस सवाल को आराम से नोट कर लीजिए कॉपी पर और इसके आधार पर किताब से त्रिभुज के क्षेत्रफल वाला सवाल बनाइएगा। अब यहाँ पे देखिए, याद कीजिए बच्चों कि इस तरीके का सवाल मैंने
इससे पिछले घन घनाभ जो भी वीडियो बना है उसमें मैंने बतलाया हुआ है। ठीक है, किसी घन का विकर्ण, ध्यान दीजिएगा बच्चों, दिया क्या है, दिया है दिया है दिया है घन का विकर्ण कितना है, बोलिए। घन का विकर्ण दिया हुआ है 9√3, ठीक है, सेंटीमीटर। घन का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, √3 गुना किनारा, बोलिए, होता है ना किनारा, बराबर हो जाएगा 9√3 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पर बच्चों, √3 से √3 खत्म हो जाएगा, किनारा का वैल्यू कितना हो जाएगा, किनारा का वैल्यू हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। क्या कह रहा है, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बताइए घन में कितने सतह होते हैं, 6, तो 6 गुना किनारा का स्क्वायर, 6 गुना किनारा का स्क्वायर। अब बोलिए 6 गुना 9 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर करेंगे तो 6 गुना हो जाएगा, 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब गुना कीजिए, 6 एकम 6, 6 अठे 48, 486 सेंटीमीटर स्क्वायर इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो घन का कुल पृष्ठफल कितना हो जाएगा, 486 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। चलिए अगला सवाल देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यह तो त्रिकोणमिति से है, त्रिकोणमिति से दिया गया है। ठीक है, देखिए टेन थीटा, देखिए टेन थीटा का वैल्यू जो है वो 5/12 है। हम लोग जानते हैं कि टेन थीटा का वैल्यू होता है P/B, P का वैल्यू हो गया 5 और B का वैल्यू हो गया 12, तो H का वैल्यू कितना होगा, √। यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लग रहा है मेरे प्यारे बच्चों, तो H बराबर P² प्लस B² रूट के अंदर होगा, H बराबर √। ध्यान दीजिएगा, P का वैल्यू 5, 5 का स्क्वायर प्लस B 12 का स्क्वायर। अब H बराबर 5 का स्क्वायर कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों, 25, अब प्लस 12 का स्क्वायर 144। ठीक है, H बराबर हो जाएगा √169, 69 का वर्गमूल 13 हो जाएगा। निकालना क्या है मेरे प्यारे बच्चों, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है। तो साइन थीटा होता है कितना, P/H प्लस B/H। अब बताइए P का वैल्यू कितना है, P का वैल्यू यहाँ पे 5 है, बटा में H का वैल्यू कितना है, 13 है, प्लस में B का वैल्यू कितना है, 12 है, बटा में H का वैल्यू कितना है, 13 है। अब एक काम कीजिए, यह 13 हो जाएगा, 5 प्लस 12 हो जाएगा, 12 5 कितना हो जाएगा, 17, 17/13 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, इस सवाल को ऐसे ही बनाया जाता है। साइन थीटा का वैल्यू P/H, कॉस थीटा का वैल्यू B/H होता है और टेन थीटा का वैल्यू P/B होता है। साइन का उल्टा कॉसेक होता है और कॉस का उल्टा सेक होता है, यह बात भी याद रखेंगे। अब आज के वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। अब कैसे मजेदार क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें हम लोग पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय मान का प्रयोग करने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए साइन दिया है, ध्यान दीजिएगा, दिया है साइन 3A बराबर कॉस A माइनस 26 डिग्री। अब एक बात हम लोग जानते हैं कि साइन A का वैल्यू जो होता है वह होता है कॉस 90 डिग्री माइनस A। अगर यहाँ पर 3 लगाएंगे तो यहाँ पर 3 लगाना होगा। देखिए दोनों तरफ त्रिकोणमितीय अनुपात सेम करना होगा, तब ही ये कैंसिल होगा। ठीक है, यहाँ पे साइन है, यहाँ पे कॉस है, कैंसिल नहीं हो सकता, या तो इसको कॉस में बदल दीजिए या तो इसको साइन में बदल दीजिए। ठीक है, तो साइन A बराबर कॉस 90 माइनस A होता है, तो साइन 3A बराबर कॉस 90 माइनस 3A हो सकता है, तो लिख देंगे यहाँ पे कॉस 90 माइनस 3A बराबर कॉस A माइनस 26 डिग्री। कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 90 माइनस 3A बराबर A माइनस 26 डिग्री। ठीक है बच्चों, 3A को उधर ले जाओ, 26 को उधर ले जाओ, तो 90 प्लस 26 बराबर A प्लस 3A हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, 90 और 26 मिलकर कितना होता है, 6, 9 2 116 बराबर हो जाएगा कितना, बोलिएगा मेरे पास प्यारे बच्चों, 4A हो जाएगा। तो A का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 116/4 करेंगे। ठीक है, तो A बराबर है 4 दूनी 8, 4 9 36, A का वैल्यू 29 डिग्री हो जाएगा। कैसा लगा आज का वीडियो,
उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छा लगा होगा और इससे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी, नए नए फार्मूला मिले होंगे। उन फार्मूला को कॉपी पर नोट कीजिएगा और इसके आधार पर प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। नहीं आवे तो ज़रूर पूछिएगा कमेंट में, चाहे ऑफलाइन आकर के। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। 6 नंबर, दो संख्याओं का योगफल 50 है, मतलब दो गो संख्या है। ठीक है, दो गो संख्या है आज जिसको जोड़ने पर 50 आता है, एवं उसमें से एक संख्या दूसरी की 7/3 गुनी है। एक संख्या जो है दूसरी संख्या की 7/3 गुनी है। ठीक है, तो संख्याएं ज्ञात करें। देखिए, इस सवाल को बनाने का बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग दो संख्या को किसी चर के द्वारा डिनोट कर देंगे। ठीक है, एक संख्या को x मान लेंगे, दूसरी संख्या को y मान लेंगे। एक और बात समझिए, ये जो सवाल है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पर आधारित सवाल है, मतलब कि चैप्टर 3 से यह सवाल लिया गया है। दो संख्याओं का योगफल 50 है, तो माना कि एक संख्या जो है वो कितनी है, एक संख्या बराबर x और दूसरी संख्या को मान लेंगे y और दूसरी संख्या बराबर y, दूसरी संख्या बराबर y। ठीक है, प्रश्न से ध्यान दीजिएगा बच्चों, प्रश्न से क्या कह रहा है, दो संख्याओं का योगफल 50 है, यानी एक संख्या और दूसरी संख्या को जोड़ने पर 50 आता है। मतलब एक संख्या x है और उसमें हम लोग दूसरी संख्या यानी y को जोड़ते हैं तो 50 आता है। ये समीकरण 1 माने, बात समझिए। उसके बाद कह रहा है कि उनमें से एक संख्या दूसरी की 7 गुनी है, दूसरी की 7 गुनी है। तो प्रश्न से एक संख्या जो है ना, एक संख्या जो है वह दूसरी संख्या की 7/3 गुनी है, 7/3 गुनी है। ठीक है, इतना हम लोग देख लेंगे, मतलब इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं था यहाँ पे की 7/3। अब देखिएगा एक संख्या क्या है, एक संख्या हम लोग इसमें x माने हैं, दूसरी संख्या को y माना गया है, और गुना की मतलब गुना, मान का मतलब गुना 7/3 हो जाएगा। अब ध्यान पूर्वक देखिए, ठीक है, x का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा 7y/3, ये समीकरण नंबर 2 आ गया। अब इसको आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। पूछिए कैसे, x का वैल्यू समीकरण 1 में रख देंगे तो y का मान निकलेगा, फिर y का वैल्यू को समीकरण 1 में रखेंगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, अब देखिए लिखेंगे समीकरण 1 में x के मान को रखने पर, समझ में आ गया। देखिए तो समीकरण 1 क्या है, ध्यान दीजिएगा, x + y = 50, x + y = 50 है, तो x का वैल्यू देखिए कितना है, समीकरण 1 है x + y = 50 और x का वैल्यू है 7y/3 और प्लस में y बराबर में 50। अब इसका बट्टा का जोड़ करेंगे हम लोग 3, 7y + 3y = 50, 7y में जोड़ेंगे 3y 10y बराबर में हो जाएगा 150, क्योंकि 3 से गुना हो जाएगा 50 में, और y का वैल्यू निकलेगा कितना, बोलिए 15 निकलेगा। y का वैल्यू कितना निकलेगा, 15। अब एक और चीज देखिए ध्यानपूर्वक, y के मान को समीकरण किस में रखेंगे, बोलिए समीकरण 1 में रख दो, y के मान को समीकरण 1 में रखो या समीकरण 2 में रखने पर। अब यह देखिए कि y का वैल्यू कितना आया हुआ है, 15 आया हुआ है, तो यानी यहाँ पर 15 रखेंगे। तो देखिए x का वैल्यू डायरेक्ट निकल जाएगा, 7 × 15 बट्टा में 3, 3 से 15 5 मरतबा कटेगा,
एक्स का वैल्यू हो जाएगा 35 और वाई का वैल्यू 15 हो जाएगा। क्लियर? तो इस तरीके से इस सवाल को बनाएंगे, बहुत ही इजी है, बहुत ही शानदार सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल, हाँ यह सवाल बहुत ही बेहतरीन किस्म का है और बेहतरीन इसलिए है क्योंकि यह ऊंचाई और दूरी से सवाल दिया गया है। ठीक है। 7 नंबर, एक 7 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। दीवार पर उस बिंदु की ऊंचाई ज्ञात करें जहां सीढ़ी दीवार को स्पर्श करती है। ध्यानपूर्वक देखिए, मान के चलिए जो कि यह है आपका दीवार और यह है आपका जमीन। आज जमीन से एक सीढ़ी को हम लोग मान के चलिए, यहाँ पे सीढ़ी जो है, यहाँ पे ये सीढ़ी है, ठीक ना, ये सीढ़ी है और इसकी सीढ़ी की लंबाई जो है ना 7 मीटर दी गई है और यहाँ है इसका शीर्ष ए, इसको मान दे, इसको बी मान दे और इसको सी मान दे। अब हमें निकालना है कि दीवार पर उस बिंदु की ऊंचाई ज्ञात करें, यानी ए बी का वैल्यू निकालना है। बहुत ही सिंपल सवाल है। देखिए सीढ़ी की लंबाई प्रश्न के अनुसार, देखिए सॉल्यूशन, देखिए माना कि एसी सीढ़ी है, ठीक है, और एसी की लंबाई जो है ना 7 मीटर है। चित्र के अनुसार देख लेंगे, ठीक है, और 7 मीटर लंबी सीढ़ी जो है, लंबी सीढ़ी दीवार के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है, अब 30 डिग्री का कोण बनाने का मतलब यह हुआ कि यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। तो उन्नयन कोण यहाँ पे 30 डिग्री हो गया। उन्नयन कोण यानी कोण BCA का वैल्यू जो है 30 डिग्री हो गया। अच्छा एक बात बताइए, समकोण त्रिभुज में इसको क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं, ठीक है। कर्ण दिया हुआ है, लंब निकालना है, आधार का कोई चर्चा नहीं है। तो आधार का जब कोई चर्चा नहीं हो तो आधार को बिल्कुल नहीं छुएंगे, ठीक है। लंब और कर्ण इन दोनों का चर्चा है। अब चर्चा इन दोनों का क्यों है, इसके पीछे कारण है, यह है कि सीढ़ी की लंबाई दी गई है 7 मीटर, तो सीढ़ी जो है ना तिरछा लगेगा तो कर्ण हो गया, और दीवार सीधा है तो यह लंब हो गया ना। तो लंब और कर्ण, यानी देखिएगा, देखेंगे समकोण त्रिभुज, बहुत इजी सवाल है, थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखिए। समकोण त्रिभुज ABC में लंब है AB बटा कर्ण है AC, तो लंब बटा कर्ण क्या होता है? साइन थीटा होता है। तो साइन, तो यहाँ पे इस कोण को लेंगे, साइन 30 डिग्री को लेंगे। अब बताइएगा, यहाँ पर AB का वैल्यू तो नहीं है और AC का वैल्यू दिया है 7 बराबर, ध्यानपूर्वक देखिए, साइन 30 का वैल्यू कितना होता है? साइन 30 का मान होता है 1/2। कितना होता है? 1/2। अब क्रॉस गुना करेंगे तो AB का वैल्यू हो जाएगा 7/2 यानी 3.5 मीटर आंसर, ठीक है। अर्थात दीवार की लंबाई जो है, दीवार की ऊंचाई जो है 3.5 मीटर है। अब आइए एक सवाल और है बेहतरीन। यह सवाल जो है ना ज्यामिति चैप्टर से लिया गया है, यानी छठा चैप्टर त्रिभुज से लिया गया है। उसी में समांतर चतुर्भुज ABCD की भुजा AD के बड़े भाग पर E एक बिंदु है एवं BCD को F पर प्रतिच्छेद करता है तो सिद्ध करेगी त्रिभुज ABE समरूप त्रिभुज CFB। देखिए इस सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग फिगर बनाएंगे। मान के चलिए कि यह जो है एक समांतर चतुर्भुज है,
एक समांतर चतुर्भुज। इसमें कह क्या रहा है कि ए बी सी डी, एडी के बड़े भाग ए बी सी और डी, एडी के बड़े बड़े भाग पर, एडी के बड़े भाग, एडी का बड़े भाग पर एक ई बिंदु है, ई एक बिंदु है ना, जहां बी जो है सीडी को ध्यान दीजिए, सीडी को एफ पर छेद करती है। यह हो गया आपका फिगर। अब ध्यान पूर्वक देखिए, समझिए, सिद्ध क्या करना है, ए बी ई। तो ए बी ई कहाँ है बच्चों, ए बी ई मतलब जो है यह त्रिभुज, यह पूरा यह त्रिभुज। उसके बाद सी एफ बी कहाँ है, ध्यान दीजिएगा, सी एफ बी मतलब यह त्रिभुज। इन दोनों को समरूप सिद्ध कर देना है। अब कैसे समरूप सिद्ध होगा, ध्यान पूर्वक देखिए। समांतर चतुर्भुज का गुण क्या होता है समझिए। समांतर चतुर्भुज का पहला गुण यह है कि इसके सम्मुख कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। तो ए के सामने सी है तो यह समान होगा, बी के सामने डी है तो यह समान होगा। तो ए और सी ये दोनों बराबर कर लेंगे, ठीक ना, क्योंकि इस त्रिभुज में सी हो रहा है, इस त्रिभुज में बड़ा त्रिभुज में ए हो रहा है। उसके बाद देखिएगा, एडी बीसी के समांतर है, ध्यान दीजिएगा। तो जब एडी बीसी के समांतर है तो एई भी बीसी के समांतर होगा। और अगर हम लोग बीई को तिर्यक रेखा मान ले तो इस तरीके से, ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से इसको तिर्यक रेखा मान ले, ऐसे से इसको तिर्यक रेखा ऐसे मान ले, तो यह कोण इस कोण के बराबर होगा अंतः एकांतर कोण होने के कारण, ठीक है। तो जब दो कोण बराबर हो जाए तो त्रिभुज जो है समरूप हो जाता है ए समरूपता के आधार पर। बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम लिखते हैं, यहां पर दिया है, क्या दिया है समझिए। समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की भुजा एडी के बड़े भाग पर ई एक बिंदु है, ठीक है। देखिए बच्चों, कुछ भी समझ में नहीं आया तो प्रश्न को ही नोट कीजिए, दिया है एवं बीई सीडी को एफ पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करता है, ठीक है, प्रतिच्छेद करता है। इतना हो गया। अब सिद्ध करना है बच्चों, क्या सिद्ध करना है बताओ। सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी ई समरूप त्रिभुज सी एफ बी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब प्रमाण, त्रिभुज ए बी ई एवं त्रिभुज सी एफ बी में क्या कह रहा है, कोण ए बराबर कोण सी, कोण ए कोण सी के बराबर होगा। क्यों लिखेंगे, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसलिए। अब देखिए, ये तो एक कोण बराबर हो गया। अब दूसरा कोण समझिएगा, त्रिभुज है सी एफ बी, यानी सी एफ बी का मतलब कोण एफ बी सी बराबर ए बी ई, कोण बी ई ए। क्यों, क्योंकि ए ई समांतर है बी सी के, इसलिए ये एकांतर कोण है, एकांतर कोण। और कौन सा एकांतर कोण, अंतः एकांतर कोण भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो बच्चों, जब दो त्रिभुज में
उनके दो संगत कोण बराबर हो जाए तो उसमें ए समरूपता लागू करते हैं। ए समरूपता से त्रिभुज ABE जो है समरूप हो गया त्रिभुज CFB के। यही हो गया प्रूफ। बस इजी है, इसमें कोई कहीं से डाउट नहीं है। अब देखिए बच्चों अगला सवाल, ये तो बहुत इजी सवाल है मेरे प्यारे बच्चों। क्या कह रहा है, ABC एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। समद्विबाहु कहने का तात्पर्य है कि इसकी दो भुजाएं बराबर है, और समकोण कहने का तात्पर्य है कि इसकी एक कोण जो है समकोण यानी 90 डिग्री है। दोनों गुण इसमें है। तो मान के चलिए कि यह भुजा इस भुजा के बराबर है और 90 डिग्री भी है। यहाँ पर देखिए इसका नाम रख देते हैं, इसमें कौन सी समकोण है, तो यह समकोण हो गया। इस तरीके का लिखा हो तो समकोण हो गया, यह ए हो गया, यह बी हो गया। इसमें AC जो है BC के बराबर है। तो लिखेंगे, ध्यानपूर्वक देखिए, बहुत ही इजी सवाल है। हाँ, इस सवाल को बनाने के लिए हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे, इतना जान लीजिए। देखिए सवाल बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। सबसे पहला यह जानना जरूरी है कि उसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, किस कंसेप्ट पर बनाएंगे, ये सब बातों को जानना बहुत ही जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर दिया है ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कहिए, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। क्लियर? हाँ, और कोण C है जो है ना, कोण C बराबर 90 डिग्री यानी समकोण है। सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है आप सभी को पता है, सवाल दिखाई दे रहा होगा। AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। अब चूंकि ध्यान दीजिएगा ABC क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है ना, उसमें AC और BC बराबर होंगे। ठीक है, देखिए प्रमाण, चूंकि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, इसलिए AC बराबर क्या होगा, BC के। अब चूंकि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसमें AC BC के बराबर हो गया। अब यह समकोण त्रिभुज है तो लिखेंगे त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। दोनों गुणों को अलग अलग करके इसलिए मैं बता रहा हूं ताकि पूरे दिमाग में सेट हो जाए। ABC एक समकोण त्रिभुज है, इसलिए एक फॉर्मूला होता है पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय मालूम है ना बच्चों, प्रमेय से क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। अब बताइए इसमें कर्ण क्या है, कर्ण है AB, तो AB स्क्वायर बराबर लंब क्या है AC स्क्वायर प्लस आधार क्या है BC स्क्वायर। अब यहाँ पे थोड़ा सा काम करेंगे, क्या काम करेंगे, BC जो है ना, BC के बदले हम AC लिख देंगे, तो AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BC के बदले में AC लिखो AC स्क्वायर। अब हो जाएगा AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस AC का 2AC स्क्वायर हो जाएगा। यही प्रूव करना था। ये सवाल इस तरीके से ही बनेगा। क्लियर? और देखिए 10 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इजी है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, ये भी समझ जाइएगा कैसे बनता है। ठीक है, क्या कह रहा है, AB बराबर AC वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC की बढ़ाई गई भुजा CB पर स्थित E एक बिंदु है यदि AD लंब BC और EF लंब AC है। देखिए जैसे कि यह जो है, एक मिनट,
डायरेक्ट त्रिभुजे बना देते हैं। यह हो गया समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। इसमें यह है ए बी सी, इसमें ए बी ए सी के बराबर। क्या कह रहा है? कह रहा है कि ए बी सी की बढ़ाई गई भुजा सी बी पर ई स्थित है। एक काम करते हैं, यहाँ पर इसको बढ़ा देते हैं, इसको बढ़ा देते हैं, यहाँ पर ई स्थित कर देते हैं। अब क्या कह रहा है? एडी लंब है बीसी के, एडी लंब है बीसी के, एडी लंब है बीसी के। ध्यान दीजिएगा बच्चों, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। एडी लंब है बीसी के, ठीक है, एडी लंब है बीसी के। और एक और काम कह रहा है, ईएफ लंब है एसी के, ईएफ लंब जो है एसी के। लंब होने का मतलब ये डी है या एफ है, तो कोण एफ और कोण डी, ध्यान दीजिएगा, कोण डी बराबर 90 डिग्री हो गया और कोण एफ बराबर भी 90 डिग्री हो गया। ये 2 पॉइंट याद रखिएगा। और एक और चीज है, ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, इसमें कोण बी बराबर कोण सी होगा, ये भी पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। इतना याद रखिए, ध्यानपूर्वक देखिए, लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर है ए सी और ए डी लंब है बी सी के, इसलिए कोण डी का वैल्यू 90 डिग्री। ओके, अब देखिए, और EF लंब है AC के, इसलिए कोण F बराबर 90 डिग्री और AB बराबर AC है, इसलिए कोण B बराबर कोण C। अब दोनों ये 3 पॉइंट, इन 3 पॉइंट का यूज कर लेंगे ना, तो समझिए कि इस सवाल को कंप्लीट कर लेंगे। समझ लीजिए, त्रिभुज ABC में 2 भुजा बराबर है। जब जिस त्रिभुज में 2 भुजा बराबर हो तो एक नियम 9th पढ़े हुईएगा, समान कोणों के सम्मुख भुजाएं, समान कोणों के सम्मुख भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। और समान भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये बात याद रखेंगे, ठीक है। बात समझे बच्चों? चलिए, तो यह चीज जो है हम लोग इसका यूज करेंगे। देखिए ध्यानपूर्वक लिखेंगे, त्रिभुज ए बी डी एवं त्रिभुज ए बी डी एवं त्रिभुज त्रिभुज ई सी एफ में, तो इसमें कोण डी बराबर कोण एफ के, देखिए यहाँ पे कोण डी भी 90 है, कोण एफ भी 90, इसलिए बराबर है 90 डिग्री। अब देखिए, अब देखिए, अब देखिए, ध्यान पूर्वक देखिए बच्चा लोग, कह क्या रहा है कि इस त्रिभुज में हमको तो ए बी डी लेके चलना है। देखिए, इस त्रिभुज में कोण बी है और इस बड़ा वाला त्रिभुज में कोण सी है, तो कोण बी कोण सी के बराबर है, कोण बी कोण सी के बराबर है, तो लिखेंगे कोण बी बराबर कोण सी, ठीक है। यह है समद्विबाहु त्रिभुज के कोण, इसलिए ए समरूपता से, ध्यान दीजिएगा, समरूपता से त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज ई एफ सी। अरे भाई मेरे, इसको समझो, ये बड़ा वाला त्रिभुज में एक सी है, इस त्रिभुज में कोण बी है, कोण सी और कोण बी बराबर है, इसलिए बराबर हो जाएगा। तो जब 2 कोण बराबर हो जाए तो ए समरूपता से त्रिभुज क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। आइए समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। या जो क्वेश्चन है 11 नंबर, एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं AB और BC तथा माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज PQR भुजाओं PQ और PR तथा माध्यिका PM क्रमशः समानुपाती है, तो सिद्ध करें कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। सबसे पहले यह जान लीजिए बच्चों कि यह सवाल जो है चैप्टर 6 त्रिभुज से लिया गया है और इसमें माध्यिका का कंसेप्ट लगेगा और उसके साथ साथ समरूपता का कंसेप्ट लगेगा, तब जाकर के बनेगा।
तो समरूपता का कंसेप्ट क्या होता है, पहले यह समझ लीजिए। समरूपता का शर्त क्या होता है, दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण समान होते हैं एवं उनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, एक त्रिभुज नहीं, दो त्रिभुज का निर्माण करेंगे। ध्यान दीजिएगा, दो त्रिभुज का हम लोग निर्माण कर लेंगे। ठीक है, एक त्रिभुज ये हो गया और इसमें मान के चले कि ये माध्यिका ये है, यह है। इसी की तरह एक और त्रिभुज बना लेते हैं हम लोग, एक और त्रिभुज बना लेते हैं, ये वाला। ठीक है, एक छोटा सा नाना सा प्यारा सा त्रिभुज हम लोग बना लेते हैं और इसका कुछ नाम रख देंगे। ठीक है, इसका नाम रखते हैं, यह शीर्ष ए है, यह शीर्ष बी है और यह शीर्ष सी है और यह माध्यिका है। क्लियर? चलिए अब देखिए एक और चीज है, पीएम। इस सवाल में थोड़ा सा डाउट लग रहा है, पी क्यू और पी आर। अगर यहाँ पर हम लोग पी रखते हैं, यहाँ पर हम लोग क्यू रखते हैं और यहाँ पे आर रखते हैं, तब तो यहाँ पे पीएम होगा। तो इस सवाल में एक चीज यह है कि पी क्यू ए बी बटा पी क्यू बी सी बटा पी आर, बी सी बटा पी आर नहीं, यहाँ पर क्यू आर होगा। इस सवाल में डाउट है, क्यू आर होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए ध्यानपूर्वक, अब इसको सॉल्व करेंगे। दिया है, ध्यान दीजिए क्या दिया है, समझिए। त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में ए बी बटा पी क्यू बी सी बटा क्यू आर बराबर ए बटा पी क्यू बराबर बी सी बटा क्यू आर बराबर ए डी बटा पी एम। यह समीकरण 1 हो गया। ठीक है, बात समझ में आया? अब देखिए सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है समझिए। सिद्ध करना है कि ये दोनों त्रिभुज यानी त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। बात को समझ में आया? बोलिए, इन दोनों त्रिभुज को समरूप कर देना है और हमारे पास यह चीज अवेलेबल है। क्लियर? अब देखिए, अब इसमें कंस्ट्रक्शन नहीं करना है, रचना नहीं करना है, इसलिए इसमें कुछ भी हम लोग नहीं लिखने वाले हैं, ये बात याद रखेंगे। प्रमाण देखिए, प्रमाण यह कहता है कि एडी त्रिभुज ए बी सी की माध्यिका जो है, माध्यिका क्या है, माध्यिका जो है वह एडी है। माध्यिका क्या है? एडी है। ध्यान दीजिए, माध्यिका एडी है, इसलिए माध्यिका एडी जो है बीसी को समविभाजित करेगा, तो बीडी बराबर सीडी बराबर बीसी बटा 2। इसको ऐसे लिख सकते हैं, बीसी बराबर 2BD बराबर 2CD लिख सकते हैं। क्लियर? यह बात समझिए, मतलब BD और CD बराबर है और BC का आधा है। यह बात समझ में आ गया? और में आइए, और त्रिभुज PQR की माध्यिका क्या है? PQR की माध्यिका जो है, माध्यिका वो क्या है? PM है। क्या है? PM है। बात समझिए, इसलिए PM जो है QR को समझाइज करेगा, तो क्या हो जाएगा इसमें QM बराबर RM बराबर QR अपॉन 2। इसको ऐसे लिख सकते हैं, QR इक्वल टू 2QM बराबर 2MR। इसको ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर? अब समीकरण 1 से, अब समीकरण 1 से ध्यान दीजिएगा, अब समीकरण 1 से समझिए बात को। देखिए, AB बटा क्या है? PQ है, AB बटा PQ है बराबर
BC, BC का वैल्यू यह रख देंगे 2BD, 2BD बटा में हो जाएगा क्या बताइए, बटा में हो जाएगा आपके पास QR का वैल्यू 2QM रख दीजिए, 2QM बराबर में AD बटा PM तो दिया हुआ है। अब देखिए ध्यान से, बात समझ में आया, बोलिए। BC का वैल्यू 2BD रख दिया गया है, देखिए यहाँ पे AB बटा PQ, BC बटा QR, AD बटा PM। तो BC का वैल्यू 2BD रख दिया गया है और QR का वैल्यू 2QM रख दिया गया है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा AB बटा PQ बराबर BD बटा QM बराबर AD बटा P। अब ध्यानपूर्वक समझिए कि ये जो तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर हुआ है वो कौन सी त्रिभुज में है, तो वह है ABD या और PQM या। इसका मतलब यह हुआ कि ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप हो जाएंगे। अरे भाई, जिस त्रिभुज में तीनों भुजाओं का अनुपात समानुपाती हो जाए, माने तीनों भुजाएं समान अनुपात में हो जाएं, तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाते हैं, समरूप हो जाते हैं। इसलिए एस समरूपता से त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज PQM, ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गया, ये पॉइंट याद रखेंगे। तो हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों की के संगत कोण समान होते हैं, इसलिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा कि कोण B बराबर हो गया कोण Q, कोण DAB बराबर कोण MPQ हो गया। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गया। अब एक चीज समझिए ध्यानपूर्वक, इस कोण की जरूरत भी नहीं है, ये कोण अगर नहीं भी लिखिएगा तो कोई बात नहीं, केवल एक कोण से हो जाएगा। अब देखिए, अब समझिए, अब क्या करेंगे हम लोग कि त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज PQR में AB बटा PQ बराबर BD बटा QM। BD का वैल्यू कुछ इस तरीके से है, BC बटा 2 है, ये रख देंगे। AB बटा PQ बराबर BC बटा 2 रखेंगे। QM का वैल्यू क्या रखेंगे, QM का वैल्यू रखेंगे QR बटा 2 हो जाएगा। अब यह हो जाएगा, ध्यानपूर्वक समझिए मेरे प्यारे बच्चों, AB बटा PQ बराबर 2 से 2 खत्म हो जाएगा, BC बटा QR हो जाएगा। ये दो भुजाओं का अनुपात बराबर हो गया और इन दोनों भुजाओं के अंतर्गत कोण B और C बराबर है और कोण B बराबर कोण Q, सॉरी C नहीं, कोण B बराबर कोण Q। देखिए दो भुजाओं का अनुपात, देखिए दो भुजाओं का अनुपात बराबर हो गया और उनके अंतर्गत कोण बराबर है, तो भुजा कोण भुजा यानी एस समरूपता से त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, ये प्रूफ हो गया। इस तरीके से ये सवाल बनेगा मेरे प्यारे बच्चों, इसको बढ़िया से देख लीजिए, समझ लीजिए, नोट कर लीजिए। आइए अगला सवाल देखते हैं। सवाल कह रहा है कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF समरूप है, बिल्कुल समरूप है, तथा इनके क्षेत्रफल क्रमशः 9 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि DE का मान 5.1 सेंटीमीटर हो तो AB का मान ज्ञात करें। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों एक त्रिभुज बनाएंगे, एक त्रिभुज ये हो गया और एक और त्रिभुज बना लेंगे, दूसरा त्रिभुज ये हो गया, ठीक है। और ये दोनों त्रिभुज के नाम इस तरीके से, इस त्रिभुज का नाम मान के चलते हैं कि ABC है और इसका नाम DEF है और ये दोनों त्रिभुज समरूप है।
तो जब दो त्रिभुज समरूप हो तो उनके संगत उनके क्षेत्रफलों का अनुपात, मतलब दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के अनुपात का वर्ग होता है। यह हो गया, इसी फॉर्मूला पर यह बनने वाला है। ठीक है, देखिए ध्यानपूर्वक दिया है, ध्यान दीजिएगा, दिया है त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई और एरिया ऑफ एबीसी, एरिया ऑफ एबीसी। ठीक है, एरिया ऑफ एबीसी जो है ये थोड़ा छोटा बनेगा, कोई बात नहीं। ठीक है, यह है आपका 9 सेंटीमीटर स्क्वायर और एरिया ऑफ डीएफ जो है यह है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। डीई का वैल्यू जो है दिया है 5.1 सेंटीमीटर। हम जानते हैं ठीक है, इसका और इसका अनुपात लेके चलेंगे। ठीक है, एरिया ऑफ एबीसी, एरिया ऑफ एबीसी बटा एरिया ऑफ डी ई एफ बराबर ए बी बटा डी का होल स्क्वायर। अब एबीसी का क्षेत्रफल कितना दिया है 9 बटा में 64 बराबर में ए बी का वैल्यू नहीं है, डी का वैल्यू 5.1 है, उसका होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, यह इस तरीके का सवाल जो है एरिया ऑफ एबीसी बटा एरिया ऑफ डीईएफ बराबर उनके भुजाओं के वर्गों का अनुपात, इसी फॉर्मूला पर बनेगा। अब देखिए 9 3 का स्क्वायर होता है, 64 8 का स्क्वायर होता है, तो इसको लिख सकते 3 बटा 8 का होल स्क्वायर बराबर ए बी बटा 5.1 का होल स्क्वायर। ठीक है, जब बेस समान हो तो उसके स्क्वायर कैंसिल हो जाता है। 3 बटा 8 बराबर ए बी बटा 5.1, मतलब स्क्वायर अगर समान हो तो खत्म हो जाएगा। क्रॉस गुना कर देते हैं, क्या हो जाएगा, तो ए बी का वैल्यू निकालेंगे 3 गुना 5.1 बटा में 8 गुना कर लीजिए, 3 एकम 3, 5 3 15, 8 एकम 8, 8 एकम 8 72 यहाँ पे 73 हो जाएगा, 8 9 72, फिर 8 एकम 8